प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका युवान हिंदी अकादमी में। चलिएगा, टीजीटी पीजीटी की इस छठी क्लास के अंतर्गत आप आज पढ़ने वाले हैं जैन और राज साहित्य को। अपना कॉपी और पेन साथ में लेकर बैठिएगा क्योंकि आपको अपने हाथों से अपने नोट्स बनाने हैं। आज का जो हमारा क्लास है, ये क्लास होगा हमारा 6 नंबर का क्लास। इससे पहले आपने 5 क्लास देख लिए हैं, जिसमें आपने लेखन पद्धतियों को देख लिया है, ग्रंथों को देख लिया है। महत्वपूर्ण ग्रंथ लगभग 30 के लगभग हमने ये ग्रंथ पढ़े हैं और नामकरण को आपने देखा है। ठीक है, नामकरण आपने देख लिया। फिर काल विभाजन को हम लेकर चले थे। आदिकालीन अपभ्रंश साहित्य आपने देखा, उसके बाद में काल विभाजन के बाद में, और सिद्ध साहित्य तथा आदिकाल का वर्गीकरण भी आप क्लास नंबर 5 में देख चुके हैं। आज का जो 6 नंबर का क्लास है, इसमें आप देखने वाले हैं जैन या फिर राज साहित्य। इसका समय माना गया है 12वीं से 13वीं शताब्दी। जैन साहित्य का समय क्या माना गया है या फिर राज साहित्य के समय को मान ले बात करें तो इसके समय रखा गया है 12वीं से लेकर 13वीं शताब्दी तक। देखिएगा, जैन कवियों के द्वारा अपने धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए जिस साहित्य की रचना की गई, उसी साहित्य को जैन साहित्य कहते हैं। राज साहित्य पद रचना की वह शैली है जिसमें ताल देकर गायन किया जाता है। रास या फिर जैन साहित्य की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं भी हैं, तो इन्हें भी देखते हुए चलेंगे। आप अपने नोट्स भी साथ के साथ लिखते रहिएगा। अभी तक 5 ही क्लासेज हुई हैं। अगर आपने नहीं देखी तो प्लेलिस्ट भी चैनल पर अवेलेबल है। वैसे क्लासेज भी 5 ही हैं और एक में आपको सिलेबस भी समझाया गया है, तो साथ के साथ नोट डाउन करते हुए चलिएगा। और जो विद्यार्थी साथ के साथ लिख रहे हैं हमारे साथ में, तो वो कंटिन्यू रखिएगा। चलिए, जैन साहित्य में हिंदी की भी रचनाएं आती हैं और जिनके अंतर्गत जैन धर्म की कथाओं और दार्शनिक मंतव्य या फिर उपदेशों को आधार बनाया गया है। नेक्स्ट है, पश्चिमी क्षेत्र में इन जैन साधुओं ने अपने मत का प्रचार हिंदी कविता के माध्यम से किया है। इन कवियों की रचनाएं आचार, चरित्र, रास, फागु आदि जो है वो विभिन्न शैलियों में है। जैन साहित्य आदिकाल का प्रमाणिक सत्य है। जैन कवि, जैन जो काव्य है, जैन काव्य मूलतः धार्मिक रहा है। जैन काव्य कैसा रहा है? धार्मिक रहा है। और जैन मत के प्रभाव से अधिकांश काव्य गुजरात, राजस्थान और दक्षिण में रचा गया। प्राय इन रचनाओं में नायक अंत में जैन धर्म को धारण कर लेता है। स्रोत क्या है? जैन पुराण है। काव्य क्या है? उपदेशात्मक काव्य है। इनका उद्देश्य इसका धर्म तत्व का निरूपण करना है। इसमें हिंदू धार्मिक कथाओं को आधार बनाकर ग्रंथों की रचना की गई है और भाषा अपभ्रंश प्रभावित है। इसकी मुख्य रस यहाँ शांत रस रखा गया है। नेक्स्ट है, आदिकाल में सबसे प्रमाणिक रचना जैन कवियों की थी। किसकी थी? जैन कवियों की थी। अगर आदिकाल में सबसे प्रमाणिक रचनाएं देखी जाएं किनकी हैं, तो वो जैन कवियों की रचनाएं हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं, यह सांप्रदायिक ग्रंथ है, इसीलिए इन्हें साहित्य में स्थान नहीं देंगे। और राज शब्द संस्कृत में क्रीड़ा एवं नृत्य से संबंधित है। भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में क्रीड़ा नामक शब्द का प्रयोग किया है। यहाँ ये नीमक नहीं नामक है, ठीक है। क्रीड़ा नामक शब्द का प्रयोग किया है। अभिनव गुप्त ने रास को एक प्रकार का रूपक माना है। अपभ्रंश में रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ उपदेश रसायन रास है। अपभ्रंश में रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ जो है वो उपदेश रसायन रास है। हिंदी में रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ भरतेश्वर बाहुबली रास है। रास परंपरा में प्रथम ऐतिहासिक महाकाव्य पंच पांडव चरित है। पहला जो ऐतिहासिक और वो भी महाकाव्य कौन सा है? पंच पांडव चरित है। तो ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ जैन काव्य को काव्य रूप की दृष्टि से पुराण काव्य, चरित्र काव्य, रास काव्य और रहस्य काव्य में बांटा जा सकता है। जैन साहित्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण कथन है, तो इन्हें देखने वाले हैं अब हम। जैन साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण कथन कौन सा कथन है? सबसे पहले देखिएगा, अगर उनकी किन की बात हो रही है? जैन की बात हो रही है। अगर जैन की रचनाओं के ऊपर से जैन विशेषण हटा दिया जाए तो वे योगी एवं तंत्रिकाओं की रचनाओं से बहुत भिन्न नहीं लगेंगी। वे ही शब्द, वही भाव, वे ही प्रयोग घूम फिरकर उस युग के सभी साधकों के अनुभवों में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? सभी साधकों के अनुभवों में पाए जाते हैं। और ये कथन किसका है? आचार्य
हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। आप इस गैप पर मत जाइएगा। ये गैप जब मैं पीडीएफ बना रही थी तो एक पेज का, और जैसे ये कोई पेज यहाँ से स्टार्ट होता है तो वो इतना ऊपर कॉलम खाली छोड़ता है, ठीक है, और ऐसे ही वो नीचे का कॉलम भी खाली छोड़ता है, तो इस वजह से ये गैप है, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट पॉइंट को देखिए। नेक्स्ट जो कथन है, आचार्य जैन जो आचार्य, ये तो कथन आपने देख लिया कि किसका है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है, ऊपर जो कथन हमने किया। फिर जैन आचार्य और कवियों की रचनाएं निसंदेह मूल रूप से प्रमाणिक रूप में सुरक्षित हैं। उनके अध्ययन से तत्कालीन साहित्यिक परिस्थितियों पर प्रकाश पड़ता है, वह वास्तविक और विश्वसनीय है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का ही ये कथन है। नेक्स्ट जो कथन है, दो कारणों से हिंदी के परवर्ती साहित्य पर जैन साहित्य का प्रभाव नहीं पड़ता। एक तो दो कारण ऐसे हैं जिन कारणों के होने से जैन साहित्य पर परवर्ती साहित्य का प्रभाव देखने को नहीं मिलता है। कौन कौन से वे दो कारण हैं? एक तो मध्य देश के बाहर लिखा गया, एक तो मध्य देश के बाहर लिखा गया, और दूसरा है इस साहित्य में धार्मिक दृष्टि की प्रधानता है। ये कथन किसका है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। नेक्स्ट कथन, वीर गाथाओं में रास को ही रसो कहा गया है। रास को ही क्या कहा गया है? रसो कहा गया है, किंतु इनकी विषय भूमि जैन रास ग्रंथों से भिन्न हो गई है। इनकी जो विषय भूमि है वो जैन रास ग्रंथों से भिन्न हो गई है। ये कथन है डॉक्टर नगेंद्र जी का, तो आप ये कथन जरूर नोट डाउन कीजिएगा। नेक्स्ट है जैन कवियों की प्रमुख रचनाएं। अब कुछ रचनाएं हैं और कुछ जैन कवि हैं, तो ये जानना बहुत जरूरी है कि किन कवियों ने यहाँ पर रचनाएं की हैं और उनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे सबसे पहले आप देख रहे हैं, इसके अंतर्गत आते हैं सबसे पहले नंबर पर हेमचंद जी, और जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। हेमचंद की बात करते हैं तो इनका जो समय है ये 11वीं सदी भी माना गया है, और अगर ये एक मतलब तिथि जो है वो फिक्स करें तो 1088 से लेकर 1097 के बीच इनका समय माना गया है। प्रसिद्ध जैन आचार्य थे ये, और ये गुजरात के प्रसिद्ध सोलंकी राजा सिद्धराज जयसिंह और उनके भतीजे कुमारपाल के यहाँ इनका सम्मान था। नेक्स्ट है कि हेमचंद जी उनके समकालीन थे। किसके समकालीन थे? जयसिंह के, राजा जयसिंह के ये समकालीन थे, और हेमचंद को प्राकृत का पाणिनि भी कहा जाता है। देखिए स्टार भी मैंने यहाँ लगाया है क्योंकि ये बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप इसको जरूर याद रखिएगा कि हेमचंद को प्राकृत का पाणिनि कहा जाता है। क्वेश्चन आपका एग्जाम में आया हुआ है ये, ठीक है। यहाँ पॉइंट टू पॉइंट बातें होती हैं आपसे, कोई एक्स्ट्रा चीज़ आपको नहीं बताई जाती, कोई एक्स्ट्रा थ्योरी आपको नहीं कराई जा रही है, पॉइंट टू पॉइंट कराई जा रही है, इसीलिए आप अपने नोट्स को भी बेहतरीन तरीके से बना सकते हैं। नेक्स्ट है कि यह अपने समय के कलिकाल सर्वज्ञ भी कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं? हेमचंद जी अपने समय के कलिकाल सर्वज्ञ भी कहे जाते हैं, और ये भी बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर भी आप स्टार लगा लीजिए। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं हेमचंद जी की, उन्हें देखते हुए चलिए। जैसे पहली रचना है इनकी सिद्ध हेमचंद शब्दानुशासन, दूसरी का नाम है देसी नाममाला, और थर्ड नंबर पर कुमारपाल चरित की रचना इन्होंने की, चौथे नंबर पर इन्होंने काव्यानुशासन लिखा है। सिद्ध हेमचंद शब्दानुशासन ये जो ग्रंथ है ये 5 भागों में है। कितने भागों में है? 5 भागों में है। इंपॉर्टेंट ग्रंथ है इनका, तो स्टार लगाकर चलिएगा इस पर, ठीक है। और पूछा गया क्वेश्चन है एग्जाम में। यह 5 भागों में है, और प्रत्येक 5 भागों में है। इसमें जो है सिद्ध हेमचंद शब्दानुशासन में 8 अध्याय हैं, और प्रत्येक अध्याय में 4 पद या फिर पाद हैं, 4 पाद हैं या फिर 4 पद कह लीजिए, ये हैं। इसमें 4685 सूत्र हैं, जिसके अंतर्गत 1119 प्राकृत और 3566 संस्कृत के हैं। सूत्र जो हैं 3566 संस्कृत के और 1119 प्राकृत भाषा के हैं। यह एक व्याकरण ग्रंथ है, और इसमें संस्कृत प्राकृत अपभ्रंश तीनों का समावेश है। इस ग्रंथ को सिद्ध हेम भी कहा जाता है। नेक्स्ट, सिद्ध हेम में पता नहीं कहाँ से मधुकोश एकत्रित किया गया है। एक चोटी का व्याकरण और इस कोटि का हृदय अत्यंत विरल है।
ये किसने कहा है इनके विषय में? बच्चन सिंह जी ने। किसका कथन है ये? बच्चन सिंह जी का कथन है। नेक्स्ट है दूसरा क्या है? देसी नाममाला। तो देसी नाममाला के अंतर्गत है कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट कि यह एक कोश ग्रंथ है और इसमें देसी शब्दों का संग्रह है। इसके अंतर्गत लगभग 4000 देसी शब्दों का संग्रह है। यह सिद्ध हेम ग्रंथ का पूरक है। थर्ड जो रचना है कुमारपाल चरित, इसमें इसका समय लगभग 1089 के आसपास का रखा गया है और इसमें सर्गों की बात करें तो कुल 20 सर्ग हैं। प्रथम 12 सर्ग संस्कृत में हैं और अंतिम 8 सर्ग जो हैं ये प्राकृत में हैं। इसमें चालुक्य वंश के शासक का वर्णन मिलता है। किसका वर्णन मिलता है? चालुक्य वंश के शासक का वर्णन इसके अंतर्गत मिलता है। यह एक ऐतिहासिक ग्रंथ है। काव्य अनुशासन नेक्स्ट रचना, इसके विषय में यह एक अलंकार ग्रंथ है और इसमें 8 अध्याय हैं जिसके अंतर्गत 208 जो है ये सूत्र है। 208 क्या है? सूत्र है। तो इनके जो चारों ग्रंथ हैं, चारों के चारों ग्रंथ जो है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चारों को आप स्टार मार्क कीजिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये आपको जरूर याद रखने हैं। कौन कौन से हैं फिर से रिपीट कर लीजिएगा। पहला इनका सिद्ध हेमचंद शब्दानुशासन है, दूसरा देसी नाममाला है, तीसरे नंबर पर कुमारपाल चरित आता है और फिर काव्य शब्दानुशासन आता है। नेक्स्ट जो हमारे कवि हुए हैं वे हैं मेरुतंग जी। ठीक है, मेरुतंग जी। मेरुतंग जो है ये प्रसिद्ध जैन आचार्य थे और इनका प्रसिद्ध ग्रंथ था प्रबंध चिंतामणि। मेरुतंग की रचना है प्रबंध चिंतामणि जो कि 1304 ईस्वी की है। इस ग्रंथ की भाषा जो है वो संस्कृत है। इसमें 5 खंड है। यह ग्रंथ हिंदू कवियों की अपेक्षा जैन कवियों के इतिहास रक्षा के प्रति अधिक सचेत है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का ये कथन है। और मेरुतुंग ने एक भोज प्रबंध नाम का ग्रंथ लिखा है जो कि अभी तक उपलब्ध नहीं हुआ है। जो कि क्या है? अभी तक उपलब्ध नहीं हुआ है। नेक्स्ट कवि है सोमपर्व सूरी। क्या कौन है? सोमपर्व सूरी जी। ये एक जैन कवि हैं सोमपर्व सूरी और प्रसिद्ध ग्रंथ इनका है कुमारपाल प्रतिबोध। सोमपर्व सूरी की रचना क्या है? कुमारपाल प्रतिबोध सोमपर्व सूरी की है और इसका समय 1184 ईस्वी माना गया है। गद्य पद मिश्रित संस्कृत प्राकृत काव्य है कुमारपाल चरित और इसमें वरण्य विषय हेमचंद के द्वारा समय समय पर कुमारपाल को अनेक उपदेश देने का वर्णन किया गया है। प्राकृत में अधिकांश ग्रंथ हैं, बीच बीच में संस्कृत श्लोक और अपभ्रंश दोहे इसमें शामिल हैं। अपभ्रंश के पदों में कुछ प्राचीन हैं तो कुछ सोमपर्व और सिद्धपाल के बनाए हुए हैं। ये कथन है आचार्य शुक्ल जी का। नेक्स्ट कवि है देवसेन। देवसेन ये प्रसिद्ध जैन आचार्य हैं और यह अच्छे कवि तथा उच्च कोटि के चिंतक हैं। देवसेन प्रसिद्ध जैन आचार्य हैं और अच्छे कवि हैं तथा उच्च कोटि के चिंतक हैं। प्रमुख ग्रंथ क्या है इनका? श्रावकाचार है। श्रावकाचार रचना किसकी है? देवसेन की है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आप इसको लिख लीजिएगा, इम्पोर्टेंट जैसे भी आप लिखते हैं इम्पोर्टेंट लिखो या फिर आपको स्टार मार्क करो, कुछ भी करो। श्रावकाचार का समय जो है ये 933 ईस्वी है और यह एक जैन साहित्य का प्रथम ग्रंथ है। यह जैन साहित्य का क्या है? प्रथम रचना है। इसमें 250 दोहे हैं और यह दोहा छंद में लिखा गया है। डॉक्टर नगेंद्र ने इस रचना की इसे हिंदी की प्रथम रचना माना है। डॉक्टर नगेंद्र ने क्या माना है? इसे हिंदी की प्रथम रचना माना है और इसमें गृहस्थ जीवन के कर्तव्यों पर विस्तृत रूप से विचार किया गया है। सेकंड रचना है दब सहवास प्यास। देवसेन की दूसरी रचना दब सहवास प्यास है। कई पुस्तकों में देवसेन के शिष्य माइकल धवन को इस रचना का रचनाकार माना गया है। माइकल धवन की रचना का नाम बृहन्नय चक्र है और इसी का दूसरा नाम है दब सहवास प्यास। थर्ड रचना है लघुने चक्र। फोर्थ रचना है इनकी दर्शन सार। दर्शन सार और दर्शन शास्त्र में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि शुक्ल जी के अनुसार यह एक लघुने चक्र है। दर्शन सार क्या है? एक लघुने चक्र है और दर्शन सार रचनाएं काव्य सीमा में नहीं आती है। दर्शन सार रचना जो है वो काव्य सीमा के अंतर्गत नहीं आती है। नेक्स्ट पॉइंट है जो 5वें नंबर पर कवि आते हैं हमारे शालिभद्र सूरी। कौन है? शालिभद्र सूरी जी। इनको देख लेते हैं शालिभद्र सूरी को। इनका प्रमुख ग्रंथ है भरतेश्वर बाहुबली रास। इनके ग्रंथ का नाम क्या है?
भरतेश्वर बाहुबली रास और इनका समय है 1184 ईस्वी। इस ग्रंथ में भरतेश्वर तथा बाहुबली दोनों राजाओं की वीरता और युद्धों का विस्तार से वर्णन किया गया है और बाद में शांति का संदेश यानी कि अहिंसा का संदेश दिया गया है। संदेश किसका दिया गया है? अहिंसा का संदेश दिया गया है। इसके अंतर्गत यह एक चरित्र काव्य है और इसमें 205 छंद हैं। भरतेश्वर बाहुबली रास जैन साहित्य में रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। भाषा इसकी राजस्थानी हिंदी है और अपभ्रंश प्रभावित है। भाषा कैसी है? राजस्थानी हिंदी और अपभ्रंश प्रभावित। आगे देखिए, इसमें एक चीज़ आपको नोट करनी है। यहाँ ये मैंने नोट करके ही लिखा है, ठीक है, जिससे कि कोई भी कन्फ्यूजन ना हो, कि इसे मुनिजिन विजय ने रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना है। इस ग्रंथ को जो अभी आप पढ़ रहे थे, भरतेश्वर बाहुबली रास, ये जो आपने अभी ऊपर जो ग्रंथ पढ़ा है फिर से देख लीजिएगा, ठीक है। भरतेश्वर बाहुबली रास, यही तो ग्रंथ पढ़ा है आपने। इस ग्रंथ को आगे देखिए, मुनिजिन विजय ने रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि भरतेश्वर बाहुबली रास को किसने प्रथम ग्रंथ माना है, ठीक है, किसने माना है? मुनिजिन विजय ने। और ये स्टार कीजिएगा इस पॉइंट को। सेकंड ग्रंथ है इनका पंच पांडव चरित्रास। पंच पांडव चरित्रास के रचनाकार भी कौन है? शालिभद्र सूरी जी हैं। इसका समय 1191 ईस्वी है और इसके अंतर्गत 15 सर्ग हैं। यह एक प्रबंधात्मक काव्य है। इसकी भाषा अपभ्रंश प्रभावित राजस्थानी हिंदी है। कैसी हिंदी है? अपभ्रंश प्रभावित राजस्थानी हिंदी है। इसमें शांत रस है। वर्ण्य विषय है कि इसमें महाभारत की कथा, पांडवों का वर्णन किया गया है। महाभारत की कथा तथा पांडवों का इसमें वर्णन किया गया है। पांडवों को अहिंसावादी इसके अंतर्गत दिखाया गया है, पंच पांडव चरित्रास के अंतर्गत। इसे रास परंपरा का प्रथम ऐतिहासिक महाकाव्य माना जाता है। किसको माना जाता है? पंच पांडव चरित्रास को। किसका ग्रंथ है? शालिभद्र सूरी जी का है। नेक्स्ट पॉइंट, आगे देखिए, अगला जो इनका है एक और ग्रंथ शालिभद्र सूरी का, बुद्धिरास। बुद्धिरास ये ग्रंथ जो है ये किसका है? शालिभद्र सूरी का है और इसका समय 1193 ईस्वी है। यह एक मुक्तक काव्य है और विषय क्या है? नीति, आचरण, वैराग्य तथा आचरण से संबंधित पदों का वर्णन इसके अंतर्गत किया गया है। छठे नंबर पर कवि आते हैं आसुक कवि। छठे नंबर पर कौन से कवि हैं? आसुक कवि हैं और इनकी प्रमुख जो रचना है वो है चंदन बाला रास। इसका समय 1200 ईस्वी है। यह एक काव्य रूप, इसका क्या है? खंड काव्य है। ये रचना जो है चंदन बाला रास एक खंड काव्य है और इसके अंतर्गत 35 छंद है। रचना का स्थान क्या है? जालोर राजस्थानी। इनका स्थान है इस रचना का जालोर राजस्थानी और विषय रखा गया है चंपानगर के राजा दधिवाहन की पुत्री चंदन बाला को एक सेठ के यहाँ सतानिक के मंत्री के द्वारा बेचे जाने का इसके अंतर्गत वर्णन किया गया है और उसके सतीत्व पर अटल रहने की कथा का भी वर्णन इसमें किया गया है। अंत में चंदन बाला महावीर से जैन धर्म में दीक्षा लेकर मोक्ष को प्राप्त कर लेती है। इस ग्रंथ में करुण रस की प्रधानता है। मैं ज़्यादा स्पीड के साथ आपको इसलिए क्लास नहीं करा रही कि फिर वो सिर के ऊपर से जाएगी, स्किप हो जाएगी। जो पॉइंट्स आपके कभी पकड़ भी नहीं आए वो पकड़ से फिर से निकल जाएंगे, ठीक है। अगर आप स्पीड में देखना चाहेंगे तो इसकी स्पीड बढ़ा सकते हैं क्लास की, ठीक है। चलिएगा आगे देखें। और क्लास का आप कमेंट बॉक्स में नहीं बताते कि आपको क्या रिस्पॉन्स, आपका कुछ नहीं होता, आपको कैसी लग रही है, कितनी मेहनत करके मैं आपके लिए क्लास बना रही हूँ। सिर्फ उन विद्यार्थियों के लिए जिनको कोचिंग जो अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है, जो पेड कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते, कोर्स नहीं ले सकते, तो उन्हीं के लिए मैंने ये चांस लिया है कि मैं उनको यूट्यूब पर ही फ्री आपकी तैयारी कराऊंगी। टोटल आपको ना कोई बुक खरीदने की ज़रूरत है, ना कुछ खरीदने की ज़रूरत है। सिर्फ मेरे साथ जुड़कर अपने हैंड रिटन नोट्स बनाइए और ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कोई भी विद्यार्थी ऐसा ना हो जो बिना सब्सक्राइब रहे। चलिएगा, नेक्स्ट रचना है इनकी कौन सी है? जीव दया रास। जीव दया रास यह एक ग्रंथ है जिसके कवि हैं आसुक कवि, ठीक है। इसके रचनाकार कौन है? आसुक कवि है। इसका समय रखा गया है 1201 ईस्वी। छंद इसमें 58 छंद है। शांत रस है इसका और काव्य रूप इसमें मुक्तक काव्य है। वर्ण्य विषय क्या है? जीवों पर दया तथा जैन धर्म से संबंधित पद। नेक्स्ट कवि है जिनधर्म सूरी। जिनधर्म सूरी का प्रमुख ग्रंथ है स्थूलीभद्र रास। समय है 1209 ईस्वी। रस इसमें शांत रस है। काव्य रूप खंड काव्य है इसका और भाषा इसमें अपभ्रंश प्रभावित राजस्थानी हिंदी है। नेक्स्ट कवि
विजयसेन सूरि। विजयसेन सूरि का जो प्रमुख ग्रंथ है रेवंतगिरी रास है और रेवंतगिरी रास का समय 1231 माना गया है। कितना? 1231। काव्य रूप मुक्तक काव्य है और इस ग्रंथ में सांतरस की प्रधानता है। भाषा इसकी अपभ्रंश प्रभावित राजस्थानी हिंदी है। 4 कड़वक छंद की संपूर्ण रचना इसमें की गई है। कथानक की बात करें तो इसमें तीर्थंकर, नेमिनाथ जी की प्रतिमा तथा रेवंतगिरी तीर्थ का वर्णन इसके अंतर्गत है। सुमतिगण की बात कर लेते हैं। ये एक कवि हैं सुमतिगण। इन्होंने नेमिनाथ रास ग्रंथ की रचना की है। इसमें कुल 58 छंदों का वर्णन किया गया है। नेमिनाथ प्रसंग में श्री कृष्ण जी का वर्णन इस काव्य का वर्ण्य विषय है और इन दोनों के माध्यम से ही विभिन्न भागों की व्यंजना हुई है। रचना की भाषा, इस रचना की जो भाषा है वो अपभ्रंश प्रभावित राजस्थानी हिंदी है। नेक्स्ट, धर्मसूरी। धर्मसूरी का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? जम्बू स्वामी रास। जम्बू स्वामी रास ये धर्मसूरी का प्रमुख ग्रंथ है। सोमपर्व सूरी। सोमपर्व सूरी का प्रमुख ग्रंथ है कुमार पाल प्रतिबोध। जिनदत्त सूरी। जिनदत्त सूरी का प्रमुख ग्रंथ है धर्म क्या है? उपदेश रसायन रास। जिनदत्त सूरी का प्रमुख ग्रंथ क्या है? उपदेश रसायन रास। अब फागु काव्य को देख लेते हैं। फागु काव्य के विषय में भी कुछ पॉइंट है। जैसे फागु काव्य परंपरा ये जैन साहित्य की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। फागु शब्द संस्कृत के फागु वसंत से उत्पन्न हुआ है। फागु प्राकृत शब्द है। फागु हिंदी भाषा का शब्द है। फागु शब्द का अर्थ है वसंत ऋतु का काव्य। फागु काव्य परंपरा का सबसे प्राचीन ग्रंथ जिन चंद सूरी फाग ग्रंथ का रचनाकार इसके जो है वो जिन सूरी है, जिन चंद सूरी है और इस ग्रंथ में 25 छंद हैं। एक और पॉइंट है इसमें कि वसंत विलास फागु के नाम से अनेक रचनाएं मिलती हैं। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने वसंत विलास फागु का संपादन किया है और इसका समय 13वीं शताब्दी बताया गया है और 84 छंदों का इसमें श्रृंगारिक 84 छंदों का क्या है? ये एक श्रृंगारिक काव्य है। इसका विषय स्त्रियों पर वसंत के प्रभाव का चित्रण किया गया है। इसका मुख्य विषय क्या है? स्त्रियों पर वसंत के प्रभाव का चित्रण। यहाँ आपका जो है जैन साहित्य पूरा कंप्लीट हो जाता है। आगे जो हम करेंगे कल रासो साहित्य को पढ़ेंगे कल वाले क्लास में और यहाँ तक आपको रासो साहित्य कंप्लीट करना है। यानी कि जो क्लास 6 हुई हमारी, क्लास 6 में हमने रासो जैन साहित्य को और रास साहित्य को कंप्लीट कर लिया। 7th क्लास में हम रासो साहित्य करेंगे। क्लास आज का कैसा लगा? अगर आपके डाउट्स क्लियर हुए हैं, पॉइंट क्लियर हुए हैं या फिर आपको क्लास हमारा अच्छा लगा, पसंद आया है तो इसको एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है? और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट जरूर कीजिएगा कैसा लगा आपको क्लास को, कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइएगा कि आपको क्लास पसंद आया है और आपने इससे क्या सीखा, या मेरे द्वारा ये जो प्रयास किया गया है यूट्यूब पर ये आपको कैसा लग रहा है, ठीक है? ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप्स में अपने दोस्तों को हमारी इस क्लास को शेयर कीजिएगा और युवान हिंदी अकेडमी से जुड़े रहिए अगर आप चाहते हैं टीजीटी पीजीटी हिंदी की तैयारी करना। और आपकी ग्रामर की क्लास भी स्टार्ट होने वाली है। चलिएगा, मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।